हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और 35 मार्क्स का आपका पूछा जाता है इससे एग्ज़ाम में। तो ये डिफरेंशिएशन से कनेक्टेड है। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप कम से कम इस वीडियो को डिफरेंशिएशन का देख लीजिए, इसे सीख लीजिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंटीग्रल कैलकुलस को समझने में। इसके अलावा मैंने पिछले साल इंटीग्रल कैलकुलस की पूरी सीरीज़ की हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं दे रही हूँ। अगर आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप उस लिंक से पुराने अपलोडेड वीडियोस की हेल्प से भी पढ़ सकते हैं। साथ ही नए वीडियोस की थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ मैं आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवा रही हूँ इस बार भी। तो आप जल्दी पढ़ना चाहें तो पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैलकुलस के पार्ट्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ कैलकुलस, तो अगर आप सोच पाएँ आंसर तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको बताती हूँ। कैलकुलस का मतलब होता है मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे आसपास हर चीज़ चेंज हो रही है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो जो छोटे बेबीज़ होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनका वेट चेंज होता है, आपके बैंक का बैलेंस चेंज होता है, आपके फेसबुक में नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, आपके फ़ोन का डाटा, उसका जो अमाउंट है वो चेंज होता रहता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है वो चेंज होती रहती है। तो एवरीथिंग इज़ चेंजिंग अराउंड अस। इस चेंज का जो मैथमेटिकल मेज़रमेंट है दैट इज़ कॉल्ड कैलकुलस। कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन, या हम कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में और इंटीग्रल कैलकुलस में हम पढ़ते हैं इंटीग्रल के बारे में। डेरिवेटिव के बारे में आप सेमेस्टर फर्स्ट में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर सजेस्ट करूँगी आप उसको रिवाइज़ कीजिए। डेरिवेटिव को हिंदी में कहते हैं अवकलज और इंटीग्रल को हिंदी में कहते हैं समाकल्य। तो डेरिवेटिव का मतलब ये होता है हाउ फास्ट समथिंग इज़ चेंजिंग, कोई चीज़ कितनी तेज़ी से, कितनी रफ्तार से चेंज हो रही है। और इंटीग्रल का मतलब होता है हाउ मच समथिंग इज़ एक्यूमुलेटिंग, कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठा हो रही है, जमा हो रही है। तो देखिए, जो डेरिवेटिव है उसका जो कॉन्सेप्ट आया था वो इंग्लैंड में लगभग 1600 ईस्वी में आया था, जबकि जो इंटीग्रल है उसका कॉन्सेप्ट ग्रीस में 250 BC, ईसा से भी 250 साल पहले आया था। लगभग 1800 साल का डिफरेंस इन दोनों की कॉन्सेप्ट में था। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई जब 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में न्यूटन, लेबनिज़ जैसे फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस ने कैलकुलस को स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल ये तो आपस में कनेक्टेड है, ये रिलेटिव्स है आपस में, और इनके बीच का जो रिलेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और ये रिलेशन जो था वो था कि इंटीग्रेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन जो है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। इसको आप ध्यान में फिर से सुन लीजिए, इंटीग्रेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इस वजह से आपके आधे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो आते हैं वो डिफरेंशिएशन से ही आ जाते हैं। तो इसका थोड़ा और डिटेल में समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, इंटीग्रल का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल का मतलब है इट टेल्स हाउ मच समथिंग इज़ एक्यूमुलेटिंग। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप किसी मूवी को डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपके फ़ोन की जो भी स्पीड है 1 Mbps 2 Mbps, तो मान लीजिए पहले 1 मिनट में आपने इतना डाटा डाउनलोड किया, अगले 2 मिनट के अंदर आपने ये डेटा डाउनलोड किया और टोटल आपका डेटा हो गया ये, और तीसरे मिनट के अंदर आपने ये डेटा डाउनलोड किया और टोटल आपका पहले मिनट में, दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट में टोटल डेटा जो आपका आ गया वो हो गया ये। तो देखिए, यहाँ पर को जो ये हर मिनट में जो डेटा आप डाउनलोड कर रहे हैं ये दिखाएगा आपका डेरिवेटिव को, ये डेरिवेटिव होगा। जबकि ये टोटल जितना एक्यूमुलेट हो गया है, जितना इकट्ठा हो गया है, वो आपका दिखाएगा इंटीग्रल को। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे। टोटल जो एक्यूमुलेट हुआ दैट इज़ इंटीग्रल, और किसी एक टाइम लिमिट में जितना हुआ वो होगा डेरिवेटिव। ठीक है। तो डेटा एक्यूमुलेटेड जो है हम उसको एरिया इनक्लोज्ड भी कह सकते हैं। इस रेक्टेंगल के अंदर जितने इसने एरिया इनक्लोज्ड किया
दैट इज़ इंटीग्रल। तो अभी से आगे हम इंटीग्रेशन को समझेंगे। इट इज़ द एरिया एनक्लोज्ड, ठीक है, जो इसने क्षेत्रफल कवर किया है वो हो जाएगा। तो देखिए, आप फिजिक्स में एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा देखते हैं। आप टाइम और स्पीड के बीच जब एक ग्राफ खींचते हैं तो टाइम और स्पीड के बीच जो ग्राफ में ये जो एरिया बनेगा ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को। तो इस केस में आप डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्पीड का इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिए, आपको लग रहा होगा ये तो सिंपल सा रेक्टेंगल है, इसका तो एरिया हम सीधे ही अगर स्पीड और टाइम पता है तो लेंथ इनटू विड्थ करके हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, और वही इसका इंटीग्रेशन भी होगा। लेकिन मैथ्स में चीज़ें इतनी आसान तो नहीं होती हैं। यहाँ पर तो डिस्टेंस कांस्टेंट थी। डिस्टेंस कांस्टेंट थी मतलब कि आपने एक निश्चित टाइम में आप निश्चित, जैसे हर 1 किलोमीटर में हर 1 मिनट में आप 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे या 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। जब आप टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं, कहीं आपकी स्पीड कम होती है, कहीं ज़्यादा होता है। कभी आप 5 मिनट में कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, कभी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो इतनी आसानी से नहीं होता है। तो अब अगर मैथ्स में हम आ जाते हैं, आपको कोई फंक्शन पता है y = fx। ये हमने पहले बहुत डिटेल से पढ़ा है कि y x पर डिपेंड करता है। x के चेंज होने के साथ साथ y भी चेंज होता है। अगर उसका ग्राफ ऐसा आ रहा है, आप किन्हीं 2 पॉइंट्स पर अगर ये एरिया इनक्लोज निकालना चाहें तो यहाँ आपको इस फंक्शन fx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पर, मैथमेटिकल डेफिनेशन पर। तो देखिए, अगर आपके पास कोई 2 फंक्शन f(x) और phi(x) इस तरह से हैं कि जो phi(x) + c का, अभी c की कहानी मैं आपको समझाती हूँ। phi(x) + c का जो डिफ्रेंसिएशन है, मान लीजिए कि वो fx है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन fx है। तो जैसे मैंने अभी बताया, इंटीग्रेशन इसकी रिवर्स प्रोसेस होगी। तो fx का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा phi(x). phi(x) का डिफ्रेंसिएशन fx और fx का इंटीग्रेशन होगा phi(x). और आंसर में चूँकि यहाँ पर phi(x) + c था तो यहाँ पर भी phi(x) + c आएगा। तो देखिए, इसको मैं और आपको आसान तरीके से समझाती हूँ। देखिए, अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं d/dx ऑफ x², तो आप जानते हैं कि x² का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो n(x⁻n−1) वाले फॉर्मूले से आता है 2x। x² का डिफ्रेंसिएशन है 2x। तो जैसा मैंने कहा, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर हम 2x का इंटीग्रेशन निकालें, इंटीग्रेशन के लिए हम इस तरह के एक s, एक्सटेंडेड s जैसे सिंबल को यूज़ करते हैं। 2x का इंटीग्रेशन करते हैं। अब किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये दर्शाने के लिए dx लिखा जाता है। तो ये हमारा आएगा =x²। ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक +c भी आता है इंटीग्रेशन में। क्यों आता है? देखिए, यहाँ पर मैंने d/dx ऑफ x² निकाला। अगर मैं d/dx ऑफ x² + 2 निकालती, तब इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता? x² का डिफ्रेंसिएशन 2x होगा, प्लस 2 का जो डिफ्रेंसिएशन होगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0, तो ये आपका आएगा 2x। इसी तरह से अगर आप d/dx ऑफ या फिर ddx ऑफ भी पढ़ते हैं, इसे x² + 4 निकालें, तो इस केस में भी x² का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x और 4 का डिफ्रेंसिएशन होगा 0, यानी कि 2x। अब अगर मैं इंटीग्रेशन देखूँ 2x का x के रिस्पेक्ट में, तो चूंकि इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है, तो 2x का इंटीग्रेशन यहाँ पर हमने देखा x² हो सकता था। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2x का इंटीग्रेशन x² + 2 भी हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2x का इंटीग्रेशन x² + 4 भी हो सकता है। तो इन सब में जो कॉमन है वो x² है, यानी x² तो होगा, प्लस साथ में कोई कांस्टेंट हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर को लिखते हैं c। ये कांस्टेंट 0 भी हो सकता है जैसा पहले वाले केस में था, या फिर 2, 4 या कोई भी और कांस्टेंट हो सकता है। तो इसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन के केस में हमेशा जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि अनिश्चित समाकलन करते हैं, तो आपका +c आंसर में ज़रूर आएगा। अगर आप c लिखना भूल जाते हैं तो एग्जामिनर आपका आधा मार्क्स काट भी सकता है। बाद में हम एक डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे लिमिट्स दी हुई रहती है, वहाँ c नहीं आता है, तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से किसी भी फंक्शन के लिए, जैसे कि d/dx ऑफ sin x जो होता है, आप जानते हैं कि d/dx ऑफ sin x होता है cos x।
तो अगर अब मैं इंटीग्रेशन निकालूं कॉस एक्स का, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स था, तो अब अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालूं, इंटीग्रेशन कॉस एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डी एक्स लिखेंगे, तो वो हमारा आएगा साइन एक्स प्लस सी। तो अनिश्चित समाकलन में हमेशा अंत में सी ऐड करते हैं। अगर आपने सी ऐड नहीं किया तो आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। आगे हम निश्चित समाकलन पढ़ेंगे जिसमें हम सी ऐड नहीं करते हैं, तो वो फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, और इस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले जो हम डिफ्रेंसिएशन की हेल्प से डिराइव करेंगे वो हम आगे सीखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट फार्मूले, और उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे अपने सिलेबस को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।